नमस्कार। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करियर वॉइस में। दोस्तों, करियर वॉइस में आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ जो शायद आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाए। मुझे यकीन है काफ़ी लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हो सकता है जिन्हें सुननी है और समझनी है उनके लिए ये बात बहुत अच्छी हो सकती है। सब व्यक्ति के अपने एक आइडल होते हैं और मैं आज के टॉपिक को अपना क्रेडिट भी अपने आइडल को देना चाहता हूँ, आदरणीय मनमोहन जोशी जी। उनका एक टॉपिक है स्वयं बने अपने भाग्य के विधाता। जी हाँ, इस टॉपिक से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ऑफ कोर्स स्वयं ही बनना चाहिए हमें अपने भाग्य के विधाता। कैसे बनेंगे भाग्य के विधाता, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लोगों को क्या लगता है कि दूसरों का भाग्य ज़्यादा अच्छा है, मेरा नहीं है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उन लोगों की लाइफ भी इतनी आसान नहीं है आपको जितनी लगती है। उन्हें भी अपनी लाइफ के हिसाब से चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन वो उन चैलेंजेस को पार कर लेते हैं, इसलिए उनको आगे सफलता मिलती है। और जो मन से कमज़ोर होते हैं उन्हें असफलता स्वीकार करनी पड़ती है। यही आपके साथ होता है, यही मेरे साथ होता है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, क्योंकि हम मन से कमज़ोर होते हैं, है ना। अदरवाइज़ हम अपने भाग्य के विधाता स्वयं बन सकते हैं। हम किसी और को अपना भाग्य क्यों लिखने देंगे यार। हमें इतनी अच्छी लाइफ मिली है, इतना अच्छा परिवार मिला है, इतनी अच्छी सोसाइटी मिली है, तो हम किसी और को अपना भाग्य क्यों लिखने दें। जी यकीन मानिए मेरा कि ताउम्र गुजार दी दूसरों की किस्मत खोजते खोजते। जी हाँ दोस्तों, ताउम्र निकाल दी दूसरों की किस्मत खोजते खोजते। यदि इतना अपने आप को तराशा होता तो शायद निखर गए होते। दूसरों की बजाय आप स्वयं देखिए अपने आप को कि आप कहाँ पर हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने भाग्य को कहाँ लेकर जा रहे हैं। क्या आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं? इस बारे में आपको सोचना चाहिए। इसमें नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या नहीं कर रहा है, वो आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा, वो आपको हथेली लगाने नहीं आएगा। जो भी करना है वो आपने करना है इस लाइफ में। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ मैं। बाज आप लोगों ने सबने देखा होगा, ईगल। जी हाँ दोस्तों, मैं ईगल की बात कर रहा हूँ। वही ईगल जिसकी निगाहें बड़ी शार्प होती हैं, वही ईगल जो अपने शिकार को लाखों किलोमीटर दूर से देखकर भी वहाँ पर आकर उसे जंप करके निकाल कर लेके जाता है। उसकी निगाहें, उसके पंजे, उसके नाखून, उसके पंख, ये सब चीज़ें देखिए आप। और उसकी लाइफ होती है 70 साल की। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, जो मुझे डेटा मिला है। मैं भी नहीं जानता इतना अच्छे से, लेकिन जो मेरी रिसर्च बताती है कि उसकी एज होती है 70 साल की। और इन 70 साल की एज को हम यदि ऑन एन एवरेज आज देखें तो हमारी लाइफ भी आजकल 70 साल की जो होती है, जिस परिवेश में हम लोग हैं। तो हम दोनों की लाइफ को कंपेयर करते हुए चलते हैं तो आप स्वयं बन जाएंगे अपने भाग्य के विधाता। यकीन मानिए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो बात आती है कि ईगल करता क्या है। बाज जब 40 साल का होता है 70 साल में से दोस्तों, तो उसकी जो चोंच होती है वो धीरे धीरे करके, उतना पैनी नहीं होती, टूटने लगती है शिकार कर करके। उसके जो पंजे होते हैं वो पंजे धीरे से कुछ मुड़ से जाते हैं, टूट से जाते हैं, क्योंकि शिकार कर रहे होते हैं बार बार ना। बार बार कोई एक चीज़ हर जगह पे लगेगी तो शायद वो उसको नुकसान पहुंचाएगी और टूट जाएगी। और उसके पंख भी, एज जैसे जैसे होती है तो उसके पंख धीरे धीरे भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे फ्लाई करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब 40 साल के बाद, ऐसे ही आज जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे उन सब की एज में मानूँ तो 20-25 साल से लेकर 50 साल के बीच की होगी, जिसमें हम अपनी लाइफ का लगभग 20% से 50% तक का हिस्सा जी चुके हैं। ईगल जैसी ही कहानी हमारी हुई। काफ़ी लोगों की कहानी ईगल जैसी है। अब 40 साल के बाद ईगल के सामने 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन, या तो जैसा है वैसा ही वो जिए, पंखों को बाहर को उठाए, पंखों के बाहर को उठाए, चोंच शिकार नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, जितना मिल जाएगा उतना खा लेगा, और अपने नाखून से जितना उठा सकता है उठ जाए तो ठीक है, या शिकार के रास्ते में भी गिर जाए तो उसको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक रास्ता ये। दूसरा रास्ता ये कि अब वो ये मान ले, डर जाए, कमज़ोर पड़ जाए कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं मरना चाहता हूँ क्योंकि अब मेरा काम ख़त्म हो गया लाइफ में। या फिर तीसरा रास्ता चुने जो कि कठिन है, लेकिन वो उसे आगे सफल बना सकता है। तीसरा रास्ता थोड़ा टफ है तो वो तीसरा रास्ता चुनता है। वही हमें भी करना है। समय आने पे हमें हमेशा आग में तपना पड़ेगा और चैलेंज उठाना पड़ेगा। वो बहुत दूर पहाड़ पर जाता है, अपने आप को अकेला महसूस कराता है, और वहाँ पर पत्थर पे चोंच मार मार कर काफ़ी ब्लड निकलता है, तकलीफ होती है, लेकिन चोंच को तोड़ देता है। फिर वही काम वो पंजों के साथ करता है, पंजों को तोड़ देता है, और फिर नई चोंच आने का इंतज़ार करता है। जब अच्छी चोंच आ जाती है तो वो अपने पंखों को भी निकाल के फेंक देता है। बड़ी पीड़ा होती है, बहुत खून निकलता है, लेकिन इसके बावजूद वो उस पीड़ा को चुनता है, क्योंकि उसे पता है कि इसके बाद उसे क्या मिलने वाला है। और फिर 1-2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, पूरे 5 से 6 महीने वो इंतज़ार करता है। और उसके बाद, उस पीड़ा को सहने के बाद,
उस आग में तपने के बाद, उन 6 महीने पेशेंस रखने के बाद, धैर्य रखने के बाद उसको वापस वही ज़िंदगी मिलती है जो वो पहले जी रहा होता है, जिससे वो आने वाले उसके 30 सालों को बड़ा ही इंजॉय करता है, शिकार को फिर से पकड़ पाता है, उतनी स्पीड में उड़ पाता है और उसी तरीके से अपना शिकार करता है जिस तरीके से वो पहले कर रहा होता है। तो यकीन मानिए दोस्तों, स्वयं आप अपने भाग्य के विधाता बन सकते हैं। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, अपने आप को एनालाइज करना है, अपने आप को रीडिज़ाइन करना है और अपने आप को अपग्रेड करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि पीछे बढ़ना आपका बस नहीं, लेकिन आगे बढ़ना आपके हाथ में। शुक्रिया।